नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 117वीं कड़ी में मैं ऐसे गांव के बारे में बातचीत करूंगा जिसके जो एनजीओ टाइप के संस्थाएं हैं उनके उनके प्रयास से भी गांव का कायाकल्प हो गया। और वो एनजीओ कोई सामान्य एनजीओ नहीं है, वो आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री, अब देखिए श्री रविशंकर जी ये जो मशहूर नाम है, श्री श्री रविशंकर जी का जो संस्था है उनका आर्ट ऑफ लिविंग, उस संस्था के द्वारा ये किया गया। ये महाराष्ट्र का एक काठेवाड़ी गांव है, ये नांदेड़ जिले में स्थित है और इस गांव की आबादी मात्र 700 है। लेकिन ये गांव की आबादी कम होने के बावजूद भी इस गांव की हालत ये थी कि यहाँ ये पूरा गांव एक तरह से शराबी हो गया था और शराब और बीड़ी पीना इन लोगों का काम था। और इस बुरी आदत में ऐसे फंस चुके थे पूरे गांव के लोग कि इस गांव में एक दूसरे से मारपीट और झगड़ा, और यहाँ तक कि हमेशा वो झगड़ते रहते थे। आसपास के गांव वाले लोग इस गांव के लोगों से इतना नफरत करते थे कि भाई उनसे बातचीत मत करो, ये बात बात पर झगड़े करते हैं बात बात पर। तो वो बीड़ी, तंबाकू और शराब का नशा, पूरा गांव उसे इतना उसमें डूब चुका था कि इस गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और कोई गांव में कोई आशा नहीं थी कि ये गांव भी कभी तरक्की कर जाएगा। लेकिन अब एक संस्था ने, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, जो जिसकी चर्चा मैंने किया, और श्री श्री रविशंकर मशहूर हैं, वो बहुत से सामाजिक काम करते हैं, उनके धार्मिक कामों में भी उनकी रुचि है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति भी मिली हुई है। तो उन्होंने इस गांव को अपने अडॉप्ट करने के बाद उसको अंगीकृत किया कि हम इस गांव का सुधार करेंगे और अपनी संस्था को लगाया और एक अध्यापक हैं उनको वहाँ नियुक्त किया कि आप इस गांव को, वहाँ गांव के लोगों में जो शराब का और बीड़ी का नशा है ख़त्म करिए और गांव का जो सर्वांगीण विकास है उसको करिए। अब इस संस्था के लगने के बाद, जैसे सामान्यतः होता है कि कोई भी आप किसी गांव में काम करने जाइए, बेहतर से बेहतर भी काम करने आप जाएंगे तो गांव वाले बहुत सहयोग नहीं करते हैं और गांव वाले पहले बड़े सुबह की नज़र देखते हैं और फिर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। खैर इन लोगों ने अपना वहाँ एक शिविर लगाया और शिविर के जन चेतना शिविर के माध्यम से उन्होंने ये काम शुरू किया। तो पहले तो बहुत ही 2-4 लोग आते, उनकी बात सुनते, वो समझाते और उनके जो आर्ट ऑफ लिविंग का उनका जो अपना जो सिद्धांत है वो बहुत जोर देते हैं 5H पर। 5H का मतलब कि पहले तो 5H का मतलब आप समझ लीजिए कि 5H में पहले है कि उनका हाउस हो, हेल्थ हो, पहला तो उनका जोर आता है हेल्थ पे, फिर उसके बाद हाउस पर उनका जोर आता है, मतलब होम हो, हमारा घर हो, फिर हाइजीन मतलब स्वच्छता हो, फिर ह्यूमन वैल्यूज़ हो, उस पर भी ध्यान देते हैं, और पांचवा है कि ह्यूमनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हिंदी में बता दें कि पहला तो उनका ये है कि स्वास्थ्य, पहला एच का मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक हो, दूसरे एच का मतलब है कि आपका अपना घर हो, तीसरे एच का मतलब है कि आपके पास हाइजीन मतलब स्वच्छता, जहाँ भी घर हो उसके आसपास चारों तरफ स्वच्छता हो ताकि बीमारियाँ ना आए, और पांचवा ह्यूमन वैल्यू मतलब आपके अंदर नैतिकता हो, आपके जीवन के मूल्य हों। जीवन के अंदर मूल्य जब तक नहीं होंगे, समाज में मूल्य नहीं होंगे, तो वो समाज कितना भी विकसित होगा, वहाँ जीवन शांतिमय जीवन नहीं हो सकता। तो वो उनका ह्यूमन वैल्यूज है। और पांचवा है ह्यूमनिटी इन डाइवर्सिटी, जो मानवता है वो डाइवर्सिटी मतलब विविधता, भले भी कई धर्मों के कई जातियों के लोग रहते हों, लेकिन जो ह्यूमनिटी है वो मानवीय जो मानवीय मूल्य है वो बना रहना चाहिए। केवल जात के नाम पर, विभिन्न जात धर्म के नाम के नाते मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत पे लेके उनकी संस्था काम करती है। उसी मूल्यों को लेके उन्होंने इस गांव में भी लागू किया। तो अब इस गांव में लागू करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया कि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने गांव के सरकारी योजना लाके और गांव में शुरू किया काम, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने गांव के ही लोगों को प्रेरित किया
और बड़ा ये शुरुआत इस तरह उन्होंने की कि एक बड़ा नया तरीका निकाला कि पहले तो उनको समझाया, मोटिवेट किया। पहले तो जब तक गांव वाले आपके बात को मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे तो सहयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने लोगों को पहले समझाया और मोटिवेट किया, उनकी वो प्रेरणा दिया और तमाम चीज़ों को बताया। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा जुटाने का जो काम किया उन्होंने कि गांव में, वो तो बाद की बात है, पहले उन्होंने ये जो शराब का और बीड़ी का, तंबाकू का जो नशा था, इसको लिए उन्होंने तैयार किया लोगों को कि आप इसको छोड़िए। सारे लोग गांव में करीब सारे घर घर से उन्होंने तंबाकू, जो लोग पीते थे तंबाकू रखते थे, एक दिन उन्होंने सबको जुटाया और सारे तंबाकू और बीड़ी उन्होंने आग लगा दिया, ख़त्म कर दिया, तंबाकू और बीड़ी को जला दिया। सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया कि तंबाकू बीड़ी को जला दिया गया। इसके बाद शराब पीना बंद हो गया और ये स्थिति आ गई कि 2 साल के अंदर ही गांव में शराब और बीड़ी और तंबाकू का उन्होंने खात्मा कर दिया। कितनी बड़ी बात हुई। उसके बाद उन्होंने, और जो इसके बाद उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किए, तो लोगों से किस तरह से उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू किया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो रोज़ सुबह वो लोग गांव के लोग के में निकलते हैं लोग, और घर घर जाके वो पैसा इकट्ठा करते हैं और स्वेच्छा से जो चाहे जितना पैसा उसमें उनके दान पेटी में डाल देता है। और उस पैसे से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। छोटे छोटे जो कार्यक्रम है विकास के, सफाई के और स्वच्छता के, ये सारे कार्यक्रम उन्होंने वहाँ से शुरू किया। हेल्थ के जो जो भी कार्यक्रम उस साधनों से उन्होंने जुटाए। संस्था की ओर से एक बड़ा काम ये किया गया कि जो उस गांव में बिल्कुल कोई शौचालय नहीं था, और शौचालय न होने से आप जानते हैं कि कितनी कठिनाई होती है। लोग खेतों में जाते हैं और ख़ास करके महिलाओं के लिए ये कठिनाई होती है कि दिन में वो शौचालय जाती नहीं है और उनके नाते उनको बीमारी महिलाओं में पैदा होती है, क्योंकि लोग अपने बाहर ना निकलना पड़े इसलिए अपने वो शौच करती नहीं, तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो इससे उन्होंने पहले अपने संस्था के पैसे से करीब करीब गांव में हर घरों में शौचालय बनाने की कोशिश की और शौचालय बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी गांव से गायब हो गई। तो स्वास्थ्य का उनका ठीक हुआ और अब कोई गांव में बाहर नहीं जाता है, शराब कोई नहीं पीता है, तम्बाकू कोई नहीं खाता है। तो ये तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की। सफाई और स्वच्छता के नाते उनको ये उपलब्धि हुई कि ये राष्ट्रपति का जो उस समय उनके यहाँ के राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला और राष्ट्रीय पुरस्कार के नाते उनको एक 50,000 रुपये का अनुदान भी मिला और ये गांव मशहूर हो गया। मतलब ये हुआ कि पहले कुछ लोग नहीं, पहले उस गांव को शराबियों के गांव के बारे में जाने जाता था, ये गांव मशहूर हुआ जब उसको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, गांव मशहूर हुआ। दूसरा ये है कि उनको जो शराब के नशे से और बीड़ी या तंबाकू के नशे से जब उन्होंने मुक्ति दिला दी, तो राज्य सरकार की स्कीम है कि जो शराब मुक्त और नशा मुक्त गांव है, तो महाराष्ट्र सरकार के टोडा पुरस्कार है, वो उस पुरस्कार से भी उन्होंने गांव वालों को सम्मानित किया और उनको करीब 1.5 लाख रुपया उन्होंने उसके लिए दिया। तो इस तरह गांव को ये चीज़ें उनको मिली, तो उनसे उत्साह बढ़ा और आगे बढ़े लोग। धीरे धीरे जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी गांव में आने लगी और वो गांव एक तरह से इन सारी बीमारियों से और स्वच्छता से मुक्त हो गया। गांव में साफ सफाई और ये चीज़ें वहाँ होने लगी। तो ये मेरा ये कहने का ये मतलब है इस श्रृंखला में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो मैंने उन गाँव के बारे में आपसे चर्चा की जिन गाँव में लोगों ने मिल के काम किया। गांव के लोगों में कोई स्वयंसेवी संस्था नहीं थी, अपने लोगों ने, गांव के लोगों ने खुद अपनी योजना बनाई और उससे उन्होंने सफलता हासिल की। फिर गांव के लोगों ने जब अपने सफलता हासिल की तो फिर सरकारी योजनाओं को भी गांव के लोग अपने गांव में ले आए और उनको अच्छी तरह से लागू किया। तो अपना सहयोग और फिर सरकारी सहयोग से उस गांव को उन्होंने हर तरह से साफ सुथरा और समृद्ध और सारी चीज़ें उन्होंने उस गांव में बना ली। अपने गांव को उन्होंने एक उदाहरण अपने गांव का पेश किया कि अपने प्रयासों से क्या क्या हो सकता है। ये इस गांव के मैं इसलिए आपसे विशेष चर्चा करता हूँ
कि जो एनजीओ है, एक तरह से इनका एनजीओ ही कह सकते हैं आप कि ये इनका जो आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ ही है। तो उन्होंने एक एनजीओ से भी गांव की स्थिति के एनजीओ के लोग गए और उन्होंने इस गांव में को अपना एडॉप्ट किया, उसको ये अंगीकृत किया और ये एनजीओ के लोगों ने इस गांव का विकास में जब शुरू किया तो गांव के लोगों ने उनका सहयोग किया। आज देश में हजारों हजार एनजीओ हैं और ये चाहें तो गांव के लोगों को सहयोग करके लेके और बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन सामान्यतः एनजीओ लोगों के बारे में जो अवधारणा है वो यही होती है कि ये लोग गांव को तो अडॉप्ट कर लेते हैं, सरकार से ग्रांट लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर उस ग्रांट को दुरुपयोग करते हैं, गांव में थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कुछ कर देते हैं, लेकिन गांव में कोई ठोस काम नहीं करते। ये गांव वालों की शिकायत होती है। इसलिए कोई भी एनजीओ जब गांव में पहुंचता है तो उनको बहुत भरोसा नहीं होता है कि गांव में ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो मैं इसलिए ये बताना जरूरी समझा कि ऐसा नहीं है। एनजीओ लोगों को आपकी जो अवधारणा ये बनी है कि एनजीओ जब आते हैं गांव में तो वो कुछ नहीं, किसी फ़ायदे के लिए आते हैं, अपने धंधे से अपने गवर्नमेंट के ग्रांट को लेके और उसमें अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रांट का खा लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा लगा के गांव में कोई थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कर देते हैं और उनको फर्जी बिलिंग विलिंग करके अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे जैसे मैंने इनका आर्ट ऑफ लिविंग का एनजीओ है, अब वो देखिए उस गांव में मुश्किल काम था। किसी गांव में अगर पूरा गांव शराबी हो चुका है, पूरा गांव नशेड़ी हो चुका है तंबाकू का, तो आप समझ लीजिए कि क्या ये आसान है कि उस गांव में आप ये कर सकें कि लोगों को तंबाकू छुड़ा दें और शराब पीना छुड़ा दें। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इस गांव के लोग ने, इस गांव में ये काठेवाड़ी गांव के लोगों ने एनजीओ की सहायता से ये करके तो दिखाया। आज वो कहते हैं कि 700 का ये गांव है आबादी का और करीब 250-300 परिवार हैं। करीब 200 परिवार के लोग बिल्कुल अक्षरशः इस संस्था से, इस एनजीओ से सीधे जुड़े हुए हैं और एनजीओ के माध्यम से जो कुछ भी विकास के कार्यक्रम होते हैं उसमें वो आते हैं, जुटते हैं और पूरे तरह से उसमें सहभागिता करते हैं। उन लोगों ने ये भी किया कि ये जो गांव के लोगों में ये कैसे रोक टोक लगाने का भी काम शुरू किया कि जो आदमी उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, कुछ लोग ऐसा गांव में जो गंदगी फैलाते हैं उनको वो दंड भी देने लगते हैं। जो लोग गांव में शराब और ये आजकल पान मसाले और ये सब चीज़ें खाते हैं उनके खिलाफ दंड भी लगाते हैं और ये दंड लगाने के नाते लोग उसको पालन भी कराते हैं। और ये इन सारी चीज़ों के नाते गांव वाले ने अब ये स्थिति पैदा कर ली कि हर आदमी एक दूसरे का सहयोग करता है। तो आज एक एनजीओ एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में एकदम मोटिवेट करने की कहिए कि एक वो आप आया मंजियो और आपको उसने प्रेरित किया और गांव वालों को सहयोग लिया और गांव वालों के सहयोग से जो चीज़ गांव में हो गया वो सबके लिए एक नमूना है और देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उसको एक पहचान मिली। अब काठेबाड़ी का जो आजकल गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे बिहार में बताऊं, बिहार में शराब बहुत बड़ा समस्या हो गई थी और वहाँ ये पान पराग की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और बिहार में जो वहाँ की सरकार ने शराब पर तो पाबंदी लगाई, लेकिन शराब की पाबंदी लगाने के बावजूद भी वहाँ जो शराब के व्यापारी हैं और इलीगल शराब के जो धंधे हैं उससे चल के वो शराब का पूरा का पूरा वहाँ एक समस्या बन चुकी है कि बंदी के बाद भी शराब का वहाँ धंधा किसी न किसी रूप में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होता रहता है और वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये काठेवाड़ी में जिस तरह से हुआ ये कोई जबरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, तो ये गांव के लोगों ने ही प्रेरित होकर ऐसा किया। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सख्ती से तो कुछ भी आप लागू कर दिए, लेकिन सख्ती से लागू करने में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। सख्ती से आपको डर के मारे कुछ दिनों के लिए वो बात रुक जाती,
लेकिन वो रिश्ती रहती है। रिश्ती रहती है कि मतलब कि अंदर लोगों के अंदर भाव रहता है कि जैसे ये शक्ति कमज़ोर हो या मौका मिले तो हमें ये फील करें, तो ज़रूरत उसकी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं गांव सरकार की जो बात करता हूं बार बार, वो उसके पीछे यही मेरी मंशा होती है कि गांव के लोग किसी के सहारे, सरकार के सहारे, या मैं कहूँगा एनजीओ के भी सहारे, या किसी और के सहारे रह के गाँव का विकास नहीं हो सकता है। होगा वो विकास नहीं होगा। वो कुछ समय के लिए, तत्कालिक समय के लिए, तत्कालिक जब साधन सुविधा मिल जाएंगे उसका उपयोग करके वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन गांव के अस्थायी रूप से उस चीज़ों को गांव में स्थापित करना, यह इससे नहीं हो सकता। इसके लिए जब गांव के लोग खुद को, जब पूरे के पूरे गांव के लोगों के पास अधिकार रहेगा, जब पूरे के पास व्यवस्था चलाने की उनकी जिम्मेदारी होगी, पूरे के पूरे व्यवस्था चलाने की उनके पास समझ होगी, जब पूरी की पूरी व्यवस्था चलाने के पास उनके स्किल होंगे। स्किल का मतलब ये है कि वो कैसे अपने को हुनर जिसको कहिए, कि जब उनके अंदर हुनर होगा उसको चलाने की, तो ये जब सारी चीज़ें तभी होंगी जब गांव के लोग को ये आप समझेंगे कि अब गांव के लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, तब वो अस्थायी रूप से गांव विकसित होंगे। तो जब अस्थायी रूप से गांव को जो विकसित करना है, तो एक तो विकास का बात में मैं कहता हूँ कि गांव का विकास करना है। दूसरी तरफ गांव में जो जो उसकी संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो हिम्मत, जैसे उसकी नैतिकता है, ये जो सारी चीज़ें जब गांव में जब आ जाएंगी तो गांव में निरंतर उसका ये विकास होगा। आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी हो जाएगा, और राजनीतिक विकास भी होगा। राजनीतिक विकास का मतलब है गांव वाले अपने अपने भविष्य के बारे में खुद ही निर्णय ले लेंगे। ये तो राजनीतिक विकास है कि हमें किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहना है। लेकिन ये गांव सरकार से होगा। आज मान लिया अभी उनके यहाँ एनजीओ ने इस चीज़ को स्थापित किया, हो सकता है अगर एनजीओ के लोग वहाँ से गांव से निकल जाएं और गांव के लोगों को अपने ऊपर बूते पर छोड़ दें, तो धीरे धीरे उनका जो जो बाहरी प्रभाव है उसका असर जैसे कम होगा, तो फिर वो लोग हो सकता है कि फिर वो पुराने हालत पर चल जाएं, क्योंकि अंदर से बदलाव आएगा ना, जब व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि हम ये नहीं चाहते हैं कि गांव को किसी तरह से किसी बाहरी व्यवस्था से गांव को आप विकसित कर दीजिए, या गांव को ऐसा बना दीजिए कि गांव हर एक आपको लगे कि गांव में बड़ा विकास हो गया, साधन जुटा दिए, बिजली जुटा दिए, सड़क बना दिए और स्कूल खोल दिए तो गांव का विकास हो गया। ये बात गांव सरकार के उद्देश्य में ये विकास है, लेकिन ये विकास, उस विकास की बात हम करते हैं विकास के साथ कि गांव के लोग ये समझना कि हमें गांव को स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग बनाने का मतलब गांव को स्वर्ग एक दिन के लिए थोड़ी बनाएगा, गांव को स्वर्ग बनाना है हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग बनाएगा। तो जब ये हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी स्वर्ग बनाने की जब उनके अंदर धारणा होगी, तो जब उनको अधिकार देंगे, उनको सुविधा देंगे, उनको जो अधिकार, वही संवैधानिक अधिकार, कोई हम बाहरी अधिकार हम लोग गाँव के लिए नहीं मांग रहे, जो भारत के संविधान ने उनको दे रखा है कि गांव जो है स्वशासित सरकार होंगे, वो सारे अधिकार, बार बार उसको मैं दोहराऊँ, बार बार बता चुका हूँ, वो जो उनको अधिकार है अपने गांव को चलाने का, वो अधिकार दे दीजिए और अपने ढंग से उनको विकसित करें। आपका बाहरी शक्तियों का यही काम है, सरकार का या एनजीओ का या अन्य संगठनों का या अन्य लोगों का, कि यही है कि उन्हें अपने काम को विकसित करने में जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आ रही हो, कठिनाई आ रही हो, उसमें उनको आप सहयोग दीजिए। आपको विशेषज्ञ के रूप में आप सहयोग दीजिए, उनको तकनीक के रूप में सहयोग दीजिए, उनको किसी तरह, उनको कोई चीज़ समझने है समझाने में सहयोग दीजिए, उनको नॉलेजबल बनाने में उनको ज्ञान दीजिए कि आप ये कर सकते हैं, उनको दुनिया में जो कुछ हो रहा है उनके बारे में उनको शिक्षित करिए, प्रशिक्षित करिए, ये सब आप करिए। लेकिन करने उन्हीं को दीजिए, जो वो करेंगे उसी में अस्थायित्व आएगा, और वो जो अस्थायित्व आएगा वो समझेंगे। और वो अस्थायित्व इस तरह का होना चाहिए कि उनका अतीत भी हो, वर्तमान भी हो, भविष्य भी हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गांव को आप इस तरह विकसित करिए, इस तरह बनाइए कि विरासत के साथ विकास हो, विनाश के साथ विकास नहीं हो। आज जो सरकार को बार बार मैं आलोचना करता हूँ, मैं बल्कि कहीं मैं मुझे एक धिक्कारता भी हूँ, आलोचना इन्हें धिक्कारना है
कि ये लोग गांव का विनाश करके उसका विकास का नया मॉडल लाए। उनका और विकास का मॉडल कोई नया नहीं है, बस गांव को शहर बना दो। और ये घूम घूम के कहते हैं हम गांव को शहर बना देंगे। अरे गांव को जब शहर बनाओगे तो शहर तो बना नहीं सकते। जैसा शहर जो दुनिया के जो खूबसूरत शहर है वैसा खूबसूरत तो करोड़ों रुपया भी खर्च कर दोगे, अरबों रुपया, तब जा सब भी शायद न बन पाए। तो वो तो कर नहीं सकते। बस तुम गांव को एक नकली का द्वयम नहीं तियम नहीं, एक 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 बिल्कुल बदसूरत शहर गांव को तुम बना सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है कि सरकार की कि गांव को शहर बना सकें। एक बदसूरत शहर में आप समझ ही सकते हैं कि गंदगी होगी, बिल्डिंगें तो होंगी, बिजली होंगे, खंभे होंगे और तार होंगे, लेकिन वो बिल्कुल वो बदसूरत है कि उसी तरह से प्लास्टिक फैला होगा, सड़क में बजबजाता होगा, नाली नहीं होगा, खंजा होगा तो टूटेगा, फिर ये टूटेगा। एक बदसूरत शहर को ज़्यादा आप उस गाँव को बना नहीं सकते। हमारा ही कहना है कि गांव को इस तरह से नहीं बनाना है। गांव को अपने उस जो प्राकृतिक उसके सौंदर्य है, प्राकृतिक जो उसकी मौलिकता है, प्राकृतिक तौर तरीके हैं, उनके जो परंपराएं हैं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, उनके अंदर जो आत्मगौरव है, उनके अंदर जो अपना जीवन के साथ, प्रकृति से, पशुओं के साथ और समाज के साथ और भाईचारा है और जीने का जो तरीका है, इनके साथ उनको विकसित करिए ताकि वो संपन्नता के साथ साथ बिल्कुल उनके अंदर शांति और खुशहाली भी रहे। यही था, गांव शांति और खुशहाली के ही प्रतीक थे। बाहर संपन्न भी थे, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में जैसा हुआ कि अंग्रेजों ने गांव को एकदम से कंगाल बना दिया, जमींदारी सिस्टम लाए, गांव कंगाल हो गए। अब कंगाली से तो आज की स्थिति हमें गांव में कैसा बनाया कि गांव को कंगाली से मुक्त करना है, मतलब उनमें अंदर संपन्नता लाए। और संपन्नता के साथ जैसे संपन्नता गांव में आने लगी तो हमें उनको शांतिपूर्ण स्थान बनाना है, शांति के बाद उसके बाद खुशहाल स्थान बनाना है। तो संपन्नता, शांति और खुशहाली, ये गांव का जो स्वर्ग का अमला अवधारणा है वो बनाना चाहते हैं। और ये तब आएगा कि जब वो गांव के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो उसके साथ। तो अगर आप देखेंगे गांव को जो स्वर्ग बनाने की है कि वहाँ पहले तो संपन्नता हो, दूसरी उसमें शांति हो, तीसरी उसमें खुशहाली हो और उसके साथ साथ सुंदरता भी हो। और सुंदरता जो प्राकृतिक सुंदरता हो, वो सुंदरता नहीं जो आप नकली सुंदरता, बिजली और खंभे और लाइट जला के ये सुंदरता नहीं, उनकी प्राकृतिक सुंदरता। तो हमें गांव को इस तरह विकसित करना है। तो अब ये जो एक प्रयास ऐसे बनेगा, और ये भी नहीं कि असंभव है। जब काठीबाड़ी में शराबियों के गांव में एक संस्था जाकर यह कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि गांव में जहाँ हजारों लोग रहते हैं, वो गांव के लोग एक संकल्प कर लें कि मुझे अपने गांव को इस तरह से संपन्न, खुशहाल, शांत और सुंदर बनाना है। तो क्या संभव नहीं है? यह है संभव और होगा। बस गांव के लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि उनकी कितनी क्षमता है, कितनी। देखिए, मैं दो तरह की क्षमताओं की बात करता हूँ, यह भी महत्वपूर्ण बात है। एक क्षमता तो वो होती है कि जो आपके व्यवहार में दिखता है, जो हम सीखते हैं, जो कुछ सीख लिए रहते हैं, वो जिस तरह व्यवहार करते हैं, वो एक क्षमता है। तो वो स्किल समझ लीजिए कि उससे आप जो कुछ हमने सीख लिया थोड़ा बहुत और अपने व्यवहार में लाते हैं, समझते हैं लोग मैं इतना ही जानता हूँ। ये एक तो ये व्यवहारिक क्षमता है। लेकिन एक क्षमता और होती है जो हर व्यक्ति में वो क्षमता रहती है, उसको विकसित करना है। वो क्षमता अपार क्षमता है, उसकी आप सीमा नहीं बांध सकते। हर व्यक्ति में ईश्वर ने दिया है कि ईश्वर ने इतनी क्षमता दे रखी है, बस उस बीज को जो उनके अंदर छिपा है उसको आपको जागृत कर देना है। और हर गांव के रहने वालों को वो बीज में दिखता हूँ, अपार क्षमता है। गांव में लोग कौन सी चीज़ है जो गांव के लोग नहीं कर सकते। तो व्यवहारिक क्षमता से गांव वालों को आकलन मत करिए। व्यवहारिक क्षमता तो हो सकता है उनको अच्छी भाषा ना आती हो, उनको बात कहने का तरीका ना मालूम हो, लेकिन उनके अंदर जो आंतरिक क्षमता है, अगर उसको आप समझ लेंगे और विकसित करते हैं तो गाँव वाले क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। तो गांव के लोगों को आप उनकी आंतरिक क्षमता को आप समझिए, उनको पूरा गांव सरकार चलाने का उनको पूरा का पूरा अधिकार दीजिए, उनको अपने ढंग से चलाने दीजिए। ये सरकारी अधिकारी और नेताओं को गांव से बाहर करिए,
दिखे गांव बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएंगे और यही गांव सरकार का लक्ष्य है। धन्यवाद साथियों।